हाँ, तो चलिए इसमें अभी और थोड़ा बात बताने के लिए बैठा रह गया, सुन लीजिए उधर से, कई इंपॉर्टेंट बात है, सब बात आगे आपको कंफ्यूज करेगा। तो कुल मिला के हम लोग सिस्टोन डीएनए के, देखो ये डीएनए है भाई साहब, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। हम लोग डीएनए में जीन किसको कहते हैं, देखिए जीन, आम तो जीन एक जनरल वर्ड है। डीएनए में ऐसे ऐसे करके जीन होता है, जीन भी कंटिन्यूअसली नहीं होता है यूकेरियोट्स में, आपको पता है। प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता जीन कंटिन्यूअस, भले हो सकता है वहां सिस्टोन कंटिन्यूअसली हो, तो कई बार जीन वहां पे कंटिन्यूअसली दिखता है। लेकिन डीएनए में कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो नॉन वर्किंग होते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं है, खास करके यूकेरियोट्स में बहुत सारे ऐसे डीएनए। तो ये वाली सेगमेंट जीन है, ये क्या है, सेगमेंट जीन है। आगे क्या है, सेगमेंट जीन है। तो इसको जीन हमने कहा, तो जीन का जनरल डेफिनेशन क्या है, सुनेगा ध्यान से। जीन डीएनए का वो सेगमेंट है, ये डीएनए का ही सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट है। जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो जनरली, जनरली बोला है मैंने, जनरली आरएनए बनाए, ये आरएनए प्रोटीन बनाए, और ये प्रोटीन किसी न किसी कैरेक्टर को बनाने में भाग ले। तो डीएनए का वो सेगमेंट जीन कहलाएगा। जीन क्या होता है, सभी को समझ में आ गया। डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाए, वो आरएनए प्रोटीन बनाए और कैरेक्टर बनाए, जनरली वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। अब अगर ये बात जनरली वर्ड हटा दूं, तो ये पूरी बात तो किसके लिए एप्लीकेबल है, बताओ, एमआरएनए के लिए। क्योंकि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, याद है, स्टोरी। और उसी से कैरेक्टर बनता है, कोई ना कोई कैरेक्टर। तो ये भाषा तो कहाँ पे एप्लीकेबल है, एमआरएनए। लेकिन उसका क्या, कोई जीन ऐसा है जो टीआरएनए भी बना रहा है, एमआरएनए भी बना रहा है और आरआरएनए भी बना रहा है। तो जो जीन टीआरएनए और आरआरएनए बना रहा है, उसका क्या, वो तो कभी इंफॉर्मेशन नहीं रखता अपने पास प्रोटीन बनाने के लिए, उसका क्या, उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको जीन बोलेंगे, यस। दैट डीएनए सेगमेंट विच फॉर्म्स टीआरएनए आरआरएनए आर आल्सो जीन, but that gene are slightly different from that gene which forms the mRNA. So that gene which forms the mRNA is termed as cistron, and this term given by Benger. This term given by Benger. क्या अब सभी को समझ में आ गया कि जीन और सिस्टोन में बेसिकली अंतर क्या है। सिस्टोन भी जीन है, लेकिन वो जीन जो mRNA बनाए केवल। इसका मतलब ऑल सिस्टोन आर जीन, बट ऑल जीन आर नॉट सिस्टोन। लाइक दैट जीन विच फॉर्म्स द टीआरएनए और आरआरएनए। बोलिए सभी को समझ में आ गया। सिस्टोन जीन का अंतर सभी को समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ये हो गया। रिकॉन तो बता ही दिए, जो रिकॉम्बिनेशन में भाग ले। और म्यूटॉन, म्यूटॉन तो आपको पता ही है कि एक सिंगल बेस पेयर में भी अंतर हो जाना, ये म्यूटेशन है। और यानी कि वो यूनिट जो म्यूटेशन में भाग लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटॉन। हम नहीं, बेंजर कहते हैं, हम लोग भी आजकल कहते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजी आरएनए से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया, ये आपको आगे भी काम आएगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आता है ऑल जीन आर नॉट सिस्टोन बट ऑल सिस्टोन आर जीन, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आता है। पूछ लेगा कोई आपसे वाइवा में, कोई ऐसा जीन है जो प्रोटीन नहीं बनाता हो, तो आमतौर पे बच्चा को पता होता है कि जीन प्रोटीन बनाता है। पूछ लेगा कोई आपसे, कोई ऐसा जीन है जो प्रोटीन नहीं बनाता, बोला हाँ है, बोलेगा कौन सा जीन है, तो बोलना कि वो जीन जो टीआरएनए और आरएनए बना रहा है। फिर बोलेगा कि इसको जीन क्यों बोला, बोला आरएनए बना रहा है ना इसलिए, आरएनए तो बना रहा है ना इसलिए। वो सही बात है कि प्रोटीन नहीं बन रहा, कैरेक्टर नहीं बन रहा उससे डायरेक्टली, लेकिन वो जीन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन था। निशा तुम अब जा सकते हो, एक छोटा सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो 5 मिनट सुन के क्या करोगे, तुम जा सकते हो, ठीक है। आके देख लेना, वीडियो आधे घंटे का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका क्या खत्म हुआ भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ले लिए। देखिए यहाँ पर जाके आपका क्या खत्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन समाप्त हुआ। न्यूक्लिक एसिड, हमने कहा था डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, और अभी हमने वही पढ़ा है केवल। अब सोचो इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है डीएनए आरएनए नीट लेवल। एनसीईआरटी में है क्या इतना, केवल एनसीईआरटी पढ़ाने वाले मास्टर लोग सब जो हैं आपको बेवकूफे ना बना रहे हैं। और ये सब टर्मिनोलॉजी अगर अभी नहीं पता रहेगा ना आपको, मेडिकल कॉलेज में आपका ना हैकड़ी निकाल देगा प्रोफेसर। उसको थोड़ी ना पता है कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के आए, उसको तो पता है कि नीट का जो सिलेबस वो आप पढ़ के आए।
और ये सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन, ये सब नीट के सिलेबस में। वो अलग बात है कि आजकल नीट का सिलेबस कुछ और है और एग्जाम में कुछ और आ रहा है। सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन एग्जाम में खाली एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए मास्टर लोग खाली एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ठीक है, केवल नीट में सिलेक्शन ले लेने से आप एमबीबीएस नहीं कर लोगे। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर आपका हैंकड़ी निकाल देगा, बोल देगा म्यूटॉन क्या होता है बताओ, मुंह बात देना वहां पे, ऐसे बोलना एनसीईआरटी पर क्या है सर, बोल देना एनसीईआरटी पर क्या है सर, खाली बोल देगा रिकॉन क्या होता है, बोले सर एनसीईआरटी में नहीं है रिकॉन, नहीं पढ़े हैं। ऐसे होता है क्या? एनसीईआरटी एनसीईआरटी भाई साहब एवरीथिंग पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एवरीथिंग। हाँ, एग्जाम के टाइम में वो चीज सिलेबस कीजिए, वो चीज रिवाइज कीजिए जो आपके नीट में आ रहा है। जैसे 21 वाले बच्चों को अभी मैं जबरदस्ती मार पीट के बोल रहा हूँ कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, वो दिन रात मेरा नोट्स पढ़ने में लगल है, तो छोड़ो उसको, छोड़ो। नोट्स पढ़ते हैं लॉन्ग ईयर डे में ना, जब आपका मेन कोर्स चल रहा होता है उस टाइम नोट्स पढ़ते हैं। एग्जाम बचा है 1 महीना, नोट्स पढ़ोगे कभी रिवीजन हो पाएगा परफेक्टली? कभी नहीं हो पाएगा। खाली एनसीईआरटी पढ़ो एग्जाम टाइम में। लेकिन लॉन्ग ईयर में जो केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, लिटरली वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। आप नहीं मानोगे ना, कल मानोगे। जाओ मेडिकल कॉलेज, विश्वास हो जाएगा आपको। जो लॉन्ग ईयर में केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा है ना, मास्टर आपके साथ ठग रहा है, चीट कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, सुना देना ये वीडियो किसी को भी। जो लॉन्ग ईयर में आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ाता है बायोलॉजी में, वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। लॉन्ग ईयर में केवल एनसीईआरटी पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का कई सारा मतलब होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने ये तीनों टर्मिनोलॉजी बताया एनसीईआरटी में नहीं है, कहाँ काम आएगा? आएगा कहाँ? जब जीन रेगुलेशन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो जीन रेगुलेशन में आपको ऐसे कई सारे डीएनए सेगमेंट दिखेंगे जो जीन तो है लेकिन वो प्रोटीन नहीं बना रहे। मैं इसलिए सब चीज काम आएगा आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब हम न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन पर आते हैं। बताओ न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है? डीएनए का काम है स्टोर करके रखना, यस और नो? और अगर वो खुद को एक्सप्रेस करेगा तो इनडायरेक्टली करेगा, कैसे? कोडेड फॉर्म में आरएनए बनाएगा। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा एकदम खुल के। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। मन में आता है इस प्रोसेस को किसने बताया हुआ कि ऐसा कुछ होता है? हम ये प्रोसेस आगे डिटेल में पढ़ेंगे कल से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रोसेसिंग कैसे पता चली, कैसे मतलब ये हुआ? मतलब समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए बच्चे, होता क्या है ना कि कुछ चीजें बायोलॉजी में ऐसी होती है जो हम लोग पढ़ पढ़ के पता लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, क्रिक, वही क्रिक वाटसन क्रिक वाला जो क्रिक है, याद आया? जो डीएनए की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने डीएनए पर बहुत सारा स्टडी किया वाटसन के साथ मिलके। तब उनको डीएनए के स्ट्रक्चर से ऐसा पता चला, अरे ये तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख देता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख देता है। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ये अपने पास डीएनए। जरूरत पड़ता है तो वो उसको इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करता है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करता है, बनाता है आरएनए। प्रोसेस को उन्होंने बोला कि दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, वेयर द इंफॉर्मेशन लोकेटेड ऑन द डीएनए ट्रांसक्राइब्ड ऑन द आरएनए। ट्रांसक्राइब हुआ है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा वर्ड लिखता है कि डीएनए अपने लैंग्वेज को डिक्टेट करता है। डीएनए अपने लैंग्वेज को डिक्टेट करता है और वो डिक्टेशन केवल एमआरएनए को समझ में आता है। तो एमआरएनए उस कोड को पढ़ पढ़ के लिख लेता है। लेकिन डीएनए का डिक्टेशन डायरेक्ट नहीं है। डीएनए जो डिक्टेट करता है वो उल्टा वे में डिक्टेट करता है, तभी तो आरएनए जो पढ़ रहा है वो उल्टा वे में पढ़ रहा है ना। ये बहुत अच्छा एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी कि जो डीएनए पर इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए पर, लेकिन डिक्टेशन यहाँ पे अपोजिट मैनर में, कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में यूजुअली। तो उसको उन्होंने बोला, वाटसन ने बोला, सॉरी क्रिक ने, वाटसन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्रिक ने बोला कि ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर उन्होंने बोला कि आरएनए जो जो उसको डिक्टेशन मिला है डीएनए से, जो उसको रीडिंग मिला है डीएनए से, आरएनए क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करता है। क्या साहब, ये देखो मुझे डीएनए ने लैंग्वेज बताया है, और आरएनए की ये लैंग्वेज केवल आरआरएनए ही पढ़ सकता है। मतलब आरएनए की लैंग्वेज आरएनए ही पढ़ सकता है, एमआरएनए की लैंग्वेज आरआरएनए पढ़ता है। और वो लैंग्वेज पढ़ पढ़ के बताता है वो टीआरएनए को, तब टीआरएनए लाला के अमीनो एसिड देता है। तो कुल मिला के एमआरएनए पर जो लैंग्वेज है
उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में, एक एक अमीनो एसिड आते हैं और प्रोटीन बन जाता है। इसलिए क्रिक ने बोला कि इस प्रोसेस को मुझे एक ट्रांसलेशन जैसा लग रहा है, हिंदी से इंग्लिश करना, इंग्लिश से हिंदी करना लग रहा है, जैसे कि वहां इंग्लिश में जो लिखा है उसी को हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में जो लिखा है उसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जो mRNA पे कोड लिखा है उस अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ला रहे हैं, तो ट्रांसलेशन। तो यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, जीन एक्सप्रेशन। देखिए जीन एक्सप्रेशन में दोनों ही टर्मिनोलॉजी आता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यस, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो आंसर जाता है आरएनए। क्यों जाता है आरएनए? क्योंकि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, वो कैरेक्टर बनाएगा। लेकिन कई बार हम लोग डीएनए को भी बोलते हैं, वो भी एक्सप्रेस करता है। वो एक्सप्रेस करता है लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करता है। कैसे? अपने लैंग्वेज को उल्टा करके पढ़ देता है और उस लैंग्वेज को लिख के रख लेता है, कौन? एमआरएनए। तो एक्सप्रेशन तो वो भी कर रहा है ना, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। डीएनए जो अपना लैंग्वेज पढ़ा उससे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, उससे डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं बनता है, उससे तो एमआरएनए बनता है। इसलिए जब एक्सप्रेशन में एक ऑप्शन चूज करना हो तो हम आरएनए के बारे में चूज करते हैं, क्योंकि आरएनए जब पढ़ता है ना तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और उससे जो प्रोटीन बनता है उसी से कैरेक्टर बनता है। इसलिए बोलते हैं कि एक्सप्रेशन कौन कर रहा है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? आरएनए, क्योंकि आरएनए बना रहा है प्रोटीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए एक्सप्रेस नहीं कर रहा, डीएनए भी कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में कर रहा है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास है। तो ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक पूरा का पूरा फ्लो है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रिक। और उन्होंने इसको एक कंसेप्ट के तौर पे प्रपोज किया, और उस कंसेप्ट का उन्होंने नाम रखा क्या? सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम रखा? सेंट्रल डोग्मा। बेसिकली दिस डोग्मा वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डोग्मा वर्ड का मतलब क्या होता है? डोग्मा, डोग्मा कह रहे कुत्ते की माँ है ज्योति, कह रहे सर यहाँ लिखा तो है डोग्मा, नहीं लिखा है सर डोग्मा, कुत्ते की माँ, डोग्मा है। बताओ क्या होता है डोग्मा? डोग्मा वर्ड का मतलब समझिएगा, डोग्मा वर्ड का मतलब होता है सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वर्ड यूज किया गया। अदरवाइज डोग्मा का मतलब होता है सेंट्रल डॉक्ट्राइन। थोड़ा आम भाषा में समझाता हूँ, आम भाषा। आम भाषा में एक सिद्धांत है, अगर आपको नीट क्लियर करना है तो। क्या सिद्धांत है? सुनेगा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जिससे आपको फायदा हो जाए। सिद्धांत ये है, लॉन्ग ईयर में आप चीजों को डिटेल में पढ़िए, ये पूरा नीट निकालने का एक प्रिंसिपल है। लॉन्ग ईयर में जब आप पढ़ रहे हैं तो चीजों को डिटेल में पढ़िए, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में पढ़िए, जितना एटलीस्ट जितना आपके नीट के सिलेबस में। नीट का सिलेबस निकलवाइए आप, एनटीए के साइट पे नीट का सिलेबस अपलोडेड है। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, मास्टर जो आपको ठग रहा है उसको जाके 4 तमाचा दीजिए, बोले मास्टर जी का नहीं पढ़ाए भाई, ठग रहा है तू मास्टर। लॉन्ग ईयर में हमेशा चीजों को डिटेल में पढ़िए, ठीक है? पहली बात, ये नीट के निकालने का सिद्धांत है। बायोलॉजी में स्टार्टिंग से जब आप लॉन्ग ईयर में पढ़ रहे हैं उसी समय से एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, पढ़िए चीजों को डिटेल में, लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी पैरेलल में। कोई भी दिक्कत हो साथ साथ डाउट पूछिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी में कम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लगाने पर ज्यादा फोकस कीजिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की एक एक वर्ड को लॉन्ग ईयर में ही डाउट क्लियर कर लीजिए। शॉर्ट ईयर में इतना समय नहीं मिलता, क्रैश कोर्स के समय, मतलब जब एग्जाम आ जाता है उस समय। लॉन्ग ईयर में ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर कर लीजिए। जब आपका सिलेबस एंड हो जाए, परफेक्टली 2 महीना रिवीजन के लिए निकालिए। ये सब नीट निकालने का एक प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल के अराउंड जो वर्क करता है उसका नीट क्वालिफाई होता है। लॉन्ग ईयर में एटलीस्ट आप डेली, लॉन्ग ईयर में बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 7 घंटा पढ़िए मात्र। सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ, ठीक है? 7 घंटा पढ़िए, क्लास आपका 5 घंटा हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 7 5 12, 12 घंटा सफिशियंट है लॉन्ग ईयर में। जब आपका नीट का एग्जाम बचे 1 महीना या 2 महीना, 2 महीना बचे तो स्टडी आवर को बढ़ा के 15 घंटा कीजिए, और जब आ जाए आपका एग्जाम 1 महीना तो 15 से 16 घंटा के बीच में ही रखिए, सोना भी तो है। ये एक नीट निकालने का प्रिंसिपल है। जब एग्जाम 1 महीना पहले बचे तो बायोलॉजी में केवल एनसीईआरटी पढ़िए, फिजिक्स में केवल फार्मूला रिवाइज कीजिए,
और PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ये सब नीट निकालने का सिद्धांत। अब आप देख लो कि आप इस सिद्धांत में कितना ढल रहे हो। क्या आप अभी 12 से 15 घंटा पढ़ रहे हो? 12 घंटा पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे, आपका नीट नहीं होने वाला है। लिख के ले लो, नीट नहीं होगा। लिख के ले लो, नीट नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नहीं होगा। अगर आप 12 घंटा नहीं पढ़ रहे तो नीट नहीं होगा। 12 घंटा में 6 घंटा कोचिंग क्लास में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और 6 घंटा सेल्फ स्टडी। और प्रिंसिपल है, और भी प्रिंसिपल है कि 6 घंटा सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को इक्वल टाइम देना सर है। लैग कर रहा है। लैग कर रहा है या फिर आपका रियलिटी बता रहे हैं इसलिए लैग करने लगा? ऐसा तो नहीं है ना, नेटवर्क तो सही है। और किनको लैग कर रहा है बताइए, चैट में बताइए। प्रॉब्लम है तो पीवी लिखे, नहीं है प्रॉब्लम तो एनपी लिखिए जल्दी से। प्रॉब्लम है तो पीवी लिखे, नहीं है तो एनपी लिखिए जल्दी से। ज्योति को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं ज्योति, कभी कभी होता है, ठीक हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, दोबारा होगा तो बोलना ज्योति, ठीक है? दोबारा प्रॉब्लम होगा तो बोलना। तो ये प्रिंसिपल। हाँ, और क्या प्रिंसिपल है कि आप 6 घंटा का सेल्फ स्टडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इक्वल टाइम दीजिए। फिजिक्स में केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है सेल्फ स्टडी के दौरान, थ्योरी जल्दी से पढ़ के रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन लगाना है ज्यादा से ज्यादा। और क्वेश्चन हमको केवल नीट लेवल का लगाना है, नहीं कि हम स्टूडेंट है नीट का लगा रहे हैं सी वर्मा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। एससी वर्मा आपके लिए है ये नहीं है। हाँ, उसका कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कि आपको 45 में 45 क्वेश्चन सही करना है, तब आप एससी वर्मा लगाओ। आपको रैंक देना है, तब आपको रैंक देना है तो लगाओ एससी वर्मा, तब तो लगाओ। लेकिन भाई जनरलाइज वे में क्या है कि आप पहले नीट लेवल का क्वेश्चन कर लीजिए, चुन के PYQ कीजिए, जो नीट लेवल का स्टडी मटेरियल है वो कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में वही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन को अलग से नोट करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वाले पार्ट को अलग से नोट करके रखें एक पेज पे, डाउट रेगुलर बेसिस पे दूर करें, क्वेश्चन लगाएं बायोलॉजी में भी खूब सारा। ये प्रिंसिपल है नीट को क्वालिफाई करने का। अब आप देखो क्या इस पे आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे तो गलत फहमी में काहे जी रहे हो कि आपका 2022 में सिलेक्शन हो जाएगा, 23 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा, 25 में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपका, नीट भूल जाओ, आपसे कुछ नहीं होगा। आप इतना काम कर रहे हो नहीं ना, ये नीट निकालने का प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल है, आप इस पर चल रहे हो, तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता है। साक्षात सरस्वती भी आ जाएगी ना रोकने के लिए, वो भी नहीं रोक पाएगी। अगर आप इस प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल है, ये नीट निकालने का सिद्धांत है। अगर आप अपने सिद्धांतों पर चल रहे हो, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक लेगा। कोई नहीं पैदा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये भी बोल देता हूं, अगर आप इस प्रिंसिपल पर नहीं चल रहे हो, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको डॉक्टर बना देगा। लीगली लीगली लीगली, इलीगली तो कुछ भी हो जाता है आजकल। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो आपको डॉक्टर बना देगा। अगर आप इस सिद्धांत पर नहीं चल रहे तो मौका अभी भी है, आप इस सिद्धांत पर चलिए। केवल बायोलॉजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। केवल बायोलॉजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चपरासी नहीं बनोगे। आपको क्या लगता है केवल बायोलॉजी पढ़ के बायोलॉजी का मास्टर बन जाओगे? इतना आसान है जी? हम लोगों ने केवल बायोलॉजी पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोगों ने भी खूब रगड़ा है, खूब रगड़ा है। कुछ गलतियां हुई हम लोगों से, वो बाद में समझ में आता है, वही आपको बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे आप। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है, बाद में एहसास हुआ। जितना क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, मार्क्स उतना ज्यादा आएगा। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है ना, थ्योरी को बार बार पढ़ रहा है। थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप फैंटेसी में मत रहो, आप एक इमेजिनेशन वाले दुनिया में मत रहो, रियलिटी में रहो, रियलिटी में। कुछ बच्चे इस गलत फहमी में है कि एग्जाम जब 6 महीना बचेगा ना तब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप काहे गलत फहमी में जी रहे हो जी? कौन सा गलत फहमी में जी रहे हो? ब्रह्मा आप पे आ गए हैं क्या? सरस्वती आ गई है क्या? कालिदास हो, पन्ना पलटेंगे याद हो जाएगा। काहे गलत फहमी में जी रहे हो भाई? नीट निकालने का एक सिद्धांत है, मैंने बताया आपको, उस सिद्धांत पर चलिए, एक्सप्रेशन अपने आप आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही क्रिक ने बोला, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मॉलिक्यूल लेवल पर वर्क करती है और उसका एक सिद्धांत है, उसी को मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल डोगमा। मतलब इसी सेंट्रल डोगमा, इसी सिद्धांत पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चलती है।
और उन्होंने बोला ये सिद्धांत क्या है कि डीएनए अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, डीएनए से बात बढ़ती है आगे आरएनए तक ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बात बढ़ती है आगे प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो उन्होंने बोला ये जो सिद्धांत है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। जैसे नीट में मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि पहले आप क्रैश कोर्स कर लो और तब लॉन्ग ईयर कोर्स करो, ऐसा थोड़ी होता है यार। पहले क्रैश कोर्स करने से थोड़ी कुछ होगा, पहले लॉन्ग ईयर कोर्स करो, ठीक है। लॉन्ग ईयर कोर्स को डिटेल में पढ़ो और तब जाके शॉर्ट ईयर कोर्स अगर करना है तो करो, नहीं तो सेल्फ रिवीजन करो। मेरे जो बच्चे मेरे से बायोलॉजी पढ़े हैं, या उस बच्चे को जो टीचर के बारे में मैंने सजेस्ट कर दिया कि उनसे पढ़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री, जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे उस टाइम, वो बच्चे आज कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए। वो कहते हैं सर हम खुद से रिवीजन करेंगे ना तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये मुझे भी लगता है। जो बच्चा लॉन्ग ईयर में अच्छे से पढ़ लेता है ना, सच बता रहा हूँ, उसको क्रैश कोर्स की आवश्यकता नहीं है, ये बात नोट कर लेना। और मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, क्रैश कोर्स उस बच्चे के लिए कभी बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ है जो लॉन्ग ईयर में अच्छे से पढ़ा है। लॉन्ग ईयर में अगर आप अच्छे से पढ़ लियो और तब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो ना, आपका टाइम किल होता है। आप क्रैश कोर्स तब करो जब आप लॉन्ग ईयर में टुक टाक पढ़े हो और थोड़ा सा प्रयास में हो कि क्रैश कोर्स करके थोड़ा इंप्रूवमेंट कर ले। सिलेक्शन तो नहीं होता है क्रैश कोर्स से, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, तो जो बाउंड्री पे उसका सिलेक्शन हो सकता है। और जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा है उसको क्रैश कोर्स कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, टाइम किल होता है। आप जितना रिवीजन करोगे ना 1 घंटे में, टीचर उतना 1 घंटे में नहीं पढ़ा पाता, टीचर एक्सप्लेनेटिव होता है, और आप जब रिवीजन करोगे तो आपका माइंड उसको रीड करेगा, ठीक है। तो पहले है नीट का सिद्धांत कि पहले लॉन्ग कोर्स तब शॉर्ट कोर्स। तो वैसे डीएनए तब आरएनए तब प्रोटीन, ये एक सेंट्रल डोगमा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इधर से उधर बन रहा है आगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें उन्होंने एक बात और बोली कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो वो अपना कॉपी बना के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, तो वो अपना रेप्लिकेशन भी करता है। तो अब आप देखो, मैं यहाँ एरो दिखा रहा हूँ, अब आप एरो देखो गौर से। उन्होंने कहा ये डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बनता है प्रोटीन ट्रांसलेशन। बताओ ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है कि नहीं है ना। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। ये बात यूकेरियोट्स की हो रही है, प्रोकैरियोट्स में दोनों फिनोमेना कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। अंडरस्टूड है, वहां न्यूक्लियस है नहीं ना, अंडरस्टूड। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोगमा। लेकिन इसमें उन्होंने क्या बोला एक बात कि भाई साहब डीएनए से डीएनए बनेगा उसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए से आरएनए की बात नहीं किया उन्होंने, डीएनए से डीएनए बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। यही क्या है, यही है जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यही है सेंट्रल डोगमा। तो बोलिए सभी को समझ में आ गया बेसिकली सेंट्रल डोगमा है क्या, सेंट्रल डोगमा है क्या, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आप आगे देखिए, बाद में इस सेंट्रल डोगमा में कुछ एक्सेप्शन पाए गए। क्या एक्सेप्शन पाए गए, आइए आपको समझा। बताइए क्रिक क्या कहते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है, अरे यार क्या हो गया, क्रिक क्या कहते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए से डीएनए बनता है, लेकिन वो कभी भी आरएनए से आरएनए बनने की चर्चा नहीं करते। मतलब ये चर्चा वो कभी नहीं करते, और ना ही कभी वो आरएनए से डीएनए बनने की चर्चा करते थे। अदरवाइज ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहाँ से होता, बोलो। इसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो तो नहीं हो पाएगा ना, बाय डायरेक्शनल हो जाएगा ना भाई, बोलो। तो इसकी चर्चा वो क्रिक कभी नहीं करते, हालांकि उनके स्टडी में ऐसा बात कुछ सामने आया ही नहीं था, इसलिए नहीं करते थे। बाद में जब वायरसेस पे भी स्टडी होने लगा, आज वैरायटी ऑफ वायरस हमने स्टडी करके रखा हुआ है, हमने मतलब साइंटिस्ट, तो पता चला कि जो क्रिक का सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। तो बाद में सेंट्रल डोगमा को मॉडिफाई किया गया। जो क्रिक ने बोला वो एज इट इज है आज भी। क्रिक ने ये बोला है, देख लो, क्रिक ने ये बोला है क्या, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए। ये बात आज भी वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन के तौर पर बातें और ऐड की गई कि आरएनए से आरएनए भी बनता है, जबकि वो क्रिक ऐसा नहीं करते थे।
बोला गया आरएनए से डीएनए भी बनता है, जबकि क्रिक ऐसा कुछ नहीं बोलते। बेसिकली ये एक्सेप्शन वायरस के अंदर देखने को मिला है। क्या बोला मैंने? ये बेसिकली एक्सेप्शन केवल और केवल वायरस के अंदर देखने को मिला, ओनली इन वायरस। और वो भी ऐसे वायरस, मैंने आपको कहा वैरायटी ऑफ वायरस है इस अर्थ में, वो भी केवल ऐसे वायरस जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ज्योति, जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बोलो ज्योति, यस सर। क्या बोलते हैं उसको? तो इसको आरआरएनए बोलेंगे। अरे मैं वायरस का नाम पूछ रहा हूँ जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। रिभा, राइबोवायरस। अतिक कहाँ गया जी? कैमरा क्यों बंद हो गया? हाँ, क्या हुआ था? नीचे आ गए थे। अच्छा, तो ये है आपका क्या? राइबो वायरस, जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो राइबो वायरस है। राइबो मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वही एक्सेप्शन क्रिएट करता है। क्योंकि जो, एक बार बताओ, अगर भाई साहब आरएनए जेनेटिक मटेरियल रख रहा है कोई भी वायरस, तो आरएनए रेप्लिकेशन तो शो करेगा ना जी। हाँ, मगर इसके बारे में क्रिक तो बात नहीं करते थे। तो एक एक्सेप्शन तो ये हुआ, केवल ओनली राइबो वायरस, और कोई वायरस के अंदर नहीं। तो राइबो वायरस के अंदर आरएनए से आरएनए भी बनता है, इसके बारे में तो वो बात ही नहीं करते थे। अच्छा, राइबो वायरस में भी एक एक्सेप्शन, राइबो वायरस में भी एक और एक्सेप्शन। वो आरएनए रेप्लिकेशन तो करता ही करता है, उसमें भी एक और एक्सेप्शन। उसमें जो कुछ ऐसे वायरस हैं जो आरएनए से अपना डीएनए बनाता है। यस। अच्छा बताओ रिभा, अगर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, तो आरएनए से डीएनए बनने के रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? रिभा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल है, सिंपल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और पता है, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि भाई साहब आरएनए रेप्लिकेशन, या आरएनए रेप्लिकेशन तो आरएनए वायरस में होता है, राइबो वायरस में होता है, ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, साइंटिस्टों ने देखा है। लेकिन पहली बार ये किसने देखा? पहली बार ये किसने देख लिया? कुछ राइबो वायरस के अंदर आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो वो साइंटिस्ट थे टेमिन और बाल्टीमोर। कौन थे? टेमिन और बाल्टीमोर। मेन कंट्रीब्यूशन टेमिन का था, बाल्टीमोर उसके सहायक थे। तो टेमिन ने बेसिकली क्या देखा? कुछ वायरस के अंदर, अरे भाई साहब ये तो कुछ वायरस हैं, जैसे एचआईवी और भी है। अरे अरे, तो ये वायरस तो आरएनए से डीएनए बनाता है भाई साहब, हम आपको एचआईवी का लाइफ साइकिल भी पढ़ाएंगे। भाई तो आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो उल्टा हो रहा है, ये तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं हो रहा। तो उन्होंने इस फिनोमेना को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को नाम दिया टेमिनिज्म, अपने नाम पर। ये फिनोमेना टेमिनिज्म है। आज से दुनिया जाने की टेमिन ने ही पहली बार इसको ढूंढा था। देखिए रेट्रोवायरस क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। रेट्रोवायरस ऐसा वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, बस। रेट्रो का मतलब यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रो उल्टा वाला। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करने वाले ग्रुप ऑफ वायरस को रेट्रोवायरस करते हैं। उसमें एचआईवी भी आता है, लेकिन जो सबसे पहले रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी किया गया था टेमिन के द्वारा और बाल्टीमोर के द्वारा, वो वायरस था राउस सार्कोमा वायरस। कौन वायरस था? नाम इंपॉर्टेंट है, राउस सार्कोमा वायरस is the member of group retrovirus, and retrovirus is the small group of ribovirus. राइबोवायरस ऐसा ग्रुप वायरस का जो आरएनए रखता है, उसमें भी रेट्रोवायरस ऐसा ग्रुप राइबोवायरस का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। उसका सबसे पहला मेंबर राउस सार्कोमा वायरस, जिसपे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहली बार टेमिन ने ढूंढा था, पढ़ा था और बोला टेमिनिज्म। यहां से ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस क्रिक का एक्सेप्शन मान के, इसलिए क्रिक के सेंट्रल डोगमा को मॉडिफाई करके आज हम इसको फॉलो करते हैं। दिस इज द मॉडिफाइड सेंट्रल डोगमा। ये भी सेंट्रल डोगमा है, लेकिन आगे वर्ड लगाया मॉडिफाइड।
मॉडिफाइड इसको किसने किया है? टेमिनेज को मॉडिफाई किया। तो बोलिए क्या होता है, ये बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात और देखिए यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। और अच्छा इस डीएनए के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर डीएनए से आरएनए बना है तो उस दौरान की भी कुछ एंजाइम होगा ट्रांसक्रिप्शन वाला, पढ़ेंगे हम। लेकिन एक बात बताइए, अगर आरएनए से डीएनए बना है तो उस दौरान जो एंजाइम होगा हमने उसका नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मुझे रीवा बताएगी ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए है ये बनाएगा क्या, डीएनए या आरएनए? डीएनए या आरएनए? रीवा डीएनए। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये लो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। तो बताओ डीएनए बनाने वाले एंजाइम को तुम क्या बोलोगे, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एक बार बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, सॉरी डीएनए से डीएनए बनता है या आरएनए से डीएनए बनता है? आरएनए से डीएनए बनता है। आरएनए, और वो भी यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका मतलब यहाँ टेम्पलेट किसका रहेगा, आरएनए का कि डीएनए का? टेम्पलेट तो आरएनए का तो रहेगा। क्या इसको हम आरएनए डिपेंडेंट, क्या इसको हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को? बोलो यस सर। क्या ये नाम सभी को क्लियर हुआ? नामांकन कैसे दिया, पहले भी आ चुका है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बन डीएनए रहा है इसलिए बोला डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बना रहा है। लेकिन टेम्पलेट कौन सा चाहिए, आरएनए का, डिपेंडेंट है उस पर, तो उस पर डिपेंडेंट है तो हमने बोला क्या कि ये आरएनए डिपेंडेंट है लेकिन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनता है। सुनेगा ध्यान से, जो आरएनए से डीएनए बनता है, क्या इस डीएनए का एक स्ट्रैंड का, इस डीएनए में एक स्ट्रैंड जो बना है अभी जस्ट इससे आरएनए से, अच्छा डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाता है बात आपको मैं आगे बता दूंगा थोड़ा बहुत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, मैकेनिज्म नहीं आपके सिलेबस, लेकिन इतना याद रखिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, ठीक है? तो मुझे बताइए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें से एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री मैच करेगा आरएनए से, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इस डीएनए का सीक्वेंस मैच करेगा आरएनए से, आरएनए से बना है, इसीलिए इस जो डीएनए स्पेसिफिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना है, नॉट आरएनए रेप्लिकेशन, नॉट डीएनए रेप्लिकेशन, जो बना डीएनए रेप्लिकेशन से वो तो नॉर्मल डीएनए है, लेकिन जो बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वो आरएनए से बना है, आरएनए से कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, स्मॉल सी, स्मॉल सी। एक आया था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी याद है, कैपिटल सी कैपिटल डी, ये था टाइप ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, याद है? यहाँ स्मॉल सी लिखा है, स्मॉल सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या तो बोलो कॉपी डीएनए। कॉपी क्यों बोला? अरे आरएनए का बेस कॉपी हो गया यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। इस डीएनए का बायोटेक्नोलॉजी में खूब यूज होगा, संभाल के रखिएगा। हाँ बायोटेक्नोलॉजी में इसका धमाकेदार यूज होने वाला है, इसलिए इसको संभाल के रखिएगा, ठीक है? तो ये रहा भाई साहब आपका। अरे ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है सर जी तो समझ में आ गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना, ये आरएनए से कॉम्प्लीमेंटरिटी रखता है, इसलिए इसको सी डीएनए बोला या कॉपी डीएनए बोला। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये पूरा प्रोसेस था, आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये सेंट्रल डोग्मा को बाद में मॉडिफाई किया गया है, ये बातें आप अलग से याद रखेंगे। क्या मॉडिफाई किया गया है? तो मॉडिफिकेशन में एक तो आरएनए रेप्लिकेशन लाया गया है, वो केवल राइबोवायरस के अंदर मिलता है, ऑल राइबोवायरस के अंदर, और राइबोवायरस का एक ग्रुप रेट्रोवायरस। एग्जाम्पल पहली बार किसमें ढूंढा गया है? रॉस सार्कोमा वायरस, किसने? टेमिन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ढूंढा, ये दोनों बाद में ऐड किया गया है, तब बना आपका क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनेगा मेरा एक बात ध्यान से, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है ना, सी डीएनए, कई बार क्या होता है ना, एक बार बताओ आरएनए क्या है? एक तरीके का होस्ट है, सॉरी वायरस है तो पैरासाइट है, ये किसी होस्ट के अंदर अटैक करता है,
और होस्ट के अंदर जाके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, बात ध्यान रखिएगा। एचआईवी में भी तो यही होता है, ह्यूमन के अंदर बनता है। जहां होस्ट के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है ना, तो कई बार क्या होता है, होस्ट का जो अपना डीएनए है, अरे होस्ट का अपना डीएनए होगा ना, ये सी डीएनए उसके साथ जाके अटैच कर जाता है। हाँ, तो जो ऐसा सी डीएनए जो होस्ट के डीएनए के साथ अटैच करने की टेंडेंसी रखता है, उसी को बोलते हैं रेट्रोपोजोन। क्या बोलते हैं? रेट्रोपोजोन सी डीएनए ही है, लेकिन हर सी डीएनए रेट्रोपोजोन नहीं होता। ऐसा सी डीएनए जो होस्ट के अंदर बना और होस्ट के डीएनए के साथ जाके अटैच होने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे बहुत सारे सी डीएनए है वायरस के, और वो डीएनए रेट्रोपोजोन के नाम से जाना जाता है। कई बार ये डीएनए जब हमारे नॉर्मल डीएनए मतलब होस्ट के नॉर्मल डीएनए के साथ अटैच होता है, रेट्रोपोजोन, तो कैंसर काउज करा देता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजीन होता है डीएनए में, ऑन्कोजीन होता है, उसको जाके रेट्रोपोजन एक्टिव कर देता है और कैंसर काउज करा देता है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कैंसर में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा कैंसर में आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऑन्कोजेनिक जीन को जाकर ट्रांसफर कर देता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हर रेट्रोपोजन कैंसर करा देगा, ऐसा नहीं है। पहले बात, हर सीडीएनए रेट्रोपोजन नहीं है और हर रेट्रोपोजन ऑन्कोजेनिक नहीं। वो सीडीएनए जो होस्ट डीएनए के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है, उसको बोलते हैं रेट्रोपोजन, और ऐसा रेट्रोपोजन जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक रेट्रोपोजन। यहां तक का आपका पोर्शन समाप्त हुआ। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? ज्योति, एनी डाउट? नो सर। रिभा, एनी डाउट? नो सर। रिभा? नो सर। हाँ बोलो। नहीं है डाउट। अतीक? नो सर। चलिए, अब अगले मीटिंग में क्या करते हैं, हम आपको एनसीईआरटी का होमवर्क देते हैं। इस मीटिंग में संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगले मीटिंग में हम क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। अगले मीटिंग में मतलब नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, कल से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। पहले इसको खत्म करेंगे, तब उसके बाद इसको करेंगे। चलिए अगले मीटिंग में आइए, तुरंत आइए, तुरंत क्रिएट करते हैं अगला मीटिंग। आपको होमवर्क बता देते हैं थोड़ा अच्छे से। अगले मीटिंग में आइए तुरंत।